तो फिर रिकॉर्डिंग का मैसेज करो, स्क्रीन शेयर में। लास्ट क्लास में इलास्ट्रेशन 4 का शायद हम लोगों ने .1 कर लिया था, ठीक है। .2 से ये .2 मैंने करने के लिए दिया था। इसमें बोला है state what insights are gained by reporting both the least selling price and actual selling price for each customer। बोल रहा है कि ये हमें बताना है देख के कि लीस्ट सेलिंग प्राइस में अगर हम लोग बेचते हैं और एक्चुअल सेलिंग प्राइस में बेचा गया है, क्योंकि दो तरीके का प्राइस में बेचा गया था, ठीक है। लिस्टेड प्राइस कुछ और था और जो बेचा गया कस्टमर को, एक ही कस्टमर था जिसको किसी तरीके का डिस्काउंट नहीं मिला, बाकी सारे कस्टमर्स को जो है डिस्काउंट मिला है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बताना है कि इससे हमें क्या पता चलता है। तो ये देखेंगे कि नॉर्मली डिस्काउंट किनको मिलता है, डिस्काउंट का लॉजिक क्या है, कब ऑर्गेनाइजेशन, छोटा बड़ा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कब किसी कस्टमर को डिस्काउंट देता है। एनी आइडिया, कोई कस्टमर को कैसे डिस्काउंट देता है, कब दिया जाता है, कस्टमर को डिस्काउंट देने का रीजन क्या है। हाँ, वो तो हो गया रीजन, ठीक है। अब ये बताओ कि कौन से कस्टमर को देंगे। जिससे हमको ज्यादा सेल्स मिलेगा। हाँ, जो ज्यादा क्वांटिटी में खरीदेगा उसी को डिस्काउंट दिया जाता है, जो जितना ज्यादा क्वांटिटी में खरीदेगा, और जो जितना कम खरीदेगा उसका डिस्काउंट का वैल्यू भी उतना ही कम हो जाएगा, ठीक है। तो वही चीज हमें यहाँ पर लिखना है, इससे एनालिसिस भी देना है। तो यहाँ पर लिखते हैं इनसाइट, जो बोला है वही हेडिंग कर रहे हैं। यहाँ क्वेश्चन में जो बोला है उसी को हेडिंग करके आंसर लिखना पड़ेगा। Insights are gained by reporting both the least selling price, least selling price, both the least selling price and the actual selling price, and the actual selling price, actual selling price for each customer, for each customer। ये हम लोग को बताना है, अपने हिसाब से कमेंट करना है। अच्छा, तो एक तो प्रेजेंटेशन होना चाहिए, क्योंकि इस क्वेश्चन के लिए मार्क्स तो अलॉट रहेगा, ठीक है। तो उस हिसाब से हम लोग को करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर देखो किसको कितना डिस्काउंट मिला है। ए के लिए 0, बी के लिए 1.8, हाँ 1.8। अच्छा, सी के लिए कैलकुलेट कर 9, डी के लिए 3.6 और ई के लिए 10.8। तो सबसे ज्यादा डिस्काउंट किसको दिया गया है, 10.8 जो है वो सबसे ज्यादा डिस्काउंट है। बट ई का सेल अगर देखोगे उतना ज्यादा नहीं है। देखो डिस्काउंट उसी को ज्यादा देना चाहिए जिसने ज्यादा सेल करवाया, तो सबसे ज्यादा सेल किसने करवाया, सी ने, ठीक है। तो हम लोग को डिस्काउंट भी सी को ज्यादा देना चाहिए था। लेकिन अगर हम लोग ए का तो छोड़ो, उसको तो डिस्काउंट मिला नहीं है, बी सी डी ई में कंपेयर करें तो रैंक 1 में लेकिन ई जा रहा है, ठीक है। फिर 2 में कौन जा रहा है, सी। फिर उसके बाद ये 3rd नंबर पे आ रहा है, ये 4th नंबर पे आ रहा है। तो अगर देखा जाए तो सबसे जो अलग दिख रहा है वो ई दिख रहा है, जबकि उसका इतना सेल है ही नहीं, फिर भी उसको डिस्काउंट सबसे ज्यादा गया है। तो इसका रीजन कंपनी बता सकती है क्यों दिया है, हम लोग नहीं बता सकते, क्योंकि हमारे पास इसका रीजन देने का कोई लॉजिक है नहीं, ठीक है।
तो ये कंपनी को बताना पड़ेगा। हो सकता है ये उसका पुराना कस्टमर है, कुछ अलग रिलेशन है, कुछ भी हो सकता है कि इस वजह से इस केस में उन्होंने ई को कम सेल होने के बाद भी ज्यादा डिस्काउंट दिया है। वो कंपनी को डिस्क्लोज करना पड़ेगा, हम लोग नहीं कर सकते। हम लोग बस इस तीनों का डिस्क्लोज कर सकते। इसमें जो डिस्काउंट का पॉलिसी है वही अपनाया गया है। देखो जो सबसे ज्यादा सेल किया है उसको 9 रुपीज, जो देखो उसके बाद सेकंड हाईएस्ट सेल किसका है, डी, देखो उसको 3.6, और सबसे कम वाला बी है तो उसको 1.8। तो इस चीज को हम लोग को लिख के दिखाना पड़ेगा, ठीक है, कि कैसे करके हमें लिखना है। तो यहाँ पर लिखते हैं, देखो यहाँ पर पहले थोड़ा सा लिख लो कि सेपरेट, ये आंसर है, ठीक है। रिपोर्टिंग ऑफ both the listed and actual selling price enables अल्फा लिमिटेड, नाम था ऑर्गेनाइजेशन, अल्फा लिमिटेड टू examine which customer has received what discount पर केस। पर केस मतलब वही जो यूनिट है इनका वो लिखा है, पर केस, केस सोल्ड था इसीलिए। वेदर द डिस्काउंट रिसीव्ड has any relation relationship with the sales volume, क्योंकि नॉर्मली सेल्स वॉल्यूम पे ही डिस्काउंट लगाया जाता है। तो हम लोग को यहाँ पर चेक क्या करना है, हम लोग को यहाँ पर रिपोर्टिंग किस बात का करना है, देखो वही लिखा है। तो लिखा हुआ है देखो, सेपरेट रिपोर्टिंग ऑफ बोथ द लिस्टेड एंड एक्चुअल सेलिंग प्राइस एनाबल्स अल्फा लिमिटेड टू एग्जामिन। अगर हम लोग ऐसा रिपोर्टिंग बनाते हैं तो अल्फा लिमिटेड को ये एग्जामिन करने को मिलेगा कि विच कस्टमर हैज रिसीव्ड व्हाट डिस्काउंट पर केस, कौन से कस्टमर को पर केसेस कितना डिस्काउंट मिला, और वो डिस्काउंट जो उन्होंने रिसीव किया है वो सेल्स वॉल्यूम के साथ रिलेट होता भी है या नहीं होता है, क्योंकि नॉर्मली सेल्स वॉल्यूम के साथ ही जो है डिस्काउंट हमारा रिलेट होता है। अब सभी का डिस्काउंट लिखेंगे और उसमें ई का एक्सेप्शन लिखेंगे, क्योंकि ई के बारे में हम लोग कुछ नहीं बता सकते हैं। कस्टमर ए बी सी डी ई, और यहाँ पर सेल्स वॉल्यूम, ये रिपोर्ट हो रहा है ना, तो रिपोर्ट का एक प्रेजेंटेशन होना चाहिए। फिर यहाँ पर डिस्काउंट पर केस, ठीक है। अच्छा, अब सेल्स वॉल्यूम देख देख के लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ से देखो 4680, 19688, 19688, उसके बाद है देख लो 136,800, और डी में है हम लोग का 71,550 केसेस, और लास्ट है 8,775 केसेस, ठीक है। अच्छा, और डिस्काउंट पर केस वो ए का तो 0 है, ठीक है। बी का है हम लोग का 106.20, तो कितना आएगा 1.80, जो तुम लोगों ने निकाला होगा। 108 माइनस 99, तो कितना हो जाएगा 9 रुपीज, ठीक है। फिर उसके बाद 108 माइनस 104.4, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया 3.6। फिर 108 माइनस 97.2, तो ये हो गया कितना हो रहा है ये वाला 10.8, ठीक है। अच्छा, अब इसका अगर रैंकिंग दे तो अगर हम लोग एक बार ई को
छोड़ देते हैं, क्योंकि ई का तो समझ में आ ही नहीं रहा है कि इतना डिस्काउंट, ऊपर से सेल तो सबसे कम है, ठीक है। एक ए का सबसे कम है, लेकिन ए को तो डिस्काउंट दिया नहीं है, तो वो समझ में आता है, लेकिन बाकी तो समझ में नहीं आता है। तो बाकी लोगों का रैंकिंग करें तो सबसे ज्यादा डिस्काउंट सी को मिला, उसके बाद का डिस्काउंट मिला डी को, और उसके बाद डिस्काउंट किसको मिला, बी को, ठीक है। ए का तो कोई डिस्काउंट है नहीं, तो उसका रैंकिंग नहीं जाएगा, और ई का हम लोग नहीं बता सकते। अब इसका आंसर क्या लिखना है, इसका आंसर ऐसे लिखना है, द एबव data clearly show that the discount given to customer per case has a direct relation relationship with sales volume, with sales volume, except in case of except in case of E. ई के अलावा बाकी सारे कस्टमर का डायरेक्ट रिलेशनशिप बन रहा है केस के साथ, उसी हिसाब से हम लोगों ने रैंक भी दे दिया है, ठीक है। द रीजन फॉर ₹10.80 डिस्काउंट पर केस फॉर कस्टमर ई should be explored। वो हमें एक्सप्लोर करना पड़ेगा, पता नहीं क्यों ऐसा किया है, क्योंकि नॉर्मली तो नंबर वॉल्यूम के साथ ही रिलेशनशिप बनता है, लेकिन वो हम लोग को नहीं पता चल रहा है ई का, तो इस तरीके से हमें रिपोर्टिंग जो है देना पड़ेगा, ठीक है। अच्छे से लिख, मतलब सही चीज लिखना है अप्रोप्रिएटली, तो ही होगा। तो देखो लिखा है, द अबव डेटा क्लियरली शोज दैट द डिस्काउंट गिवन टू कस्टमर पर केस हैज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप विद सेल्स वॉल्यूम। सेल्स वॉल्यूम जिसका ज्यादा है उसको उतना डिस्काउंट मिला है, एक्सेप्ट इन केस ऑफ सी। ई का नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि 10.80 पर केसेस जो डिस्काउंट है वो हमें एक्सप्लोर करना पड़ेगा, पता नहीं क्यों, कंपनी से पूछना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, ये हम लोग का हो गया। अब हम लोग 5th नंबर क्वेश्चन में आते हैं, देखो, जो कि हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन काफी बड़ा है इसका बेटा। यहाँ पर बोला है, बेबी सॉफ्ट इज ए ग्लोबल ब्रांड क्रिएटेड बाय बायो ऑर्गेनिक लिमिटेड। The company manufactures 3 range of beauty soap: Baby Soft Gold, Baby Soft Pearl, Baby Soft Diamond। ठीक है, 3 तरीके का सोप बनाती है। The budgeted cost and production for the month of December are as follows। ठीक है, तो budgeted cost जो है वो दिसंबर का इनका दिया, मतलब मंथली ये डेटा है, ठीक है। अब देखो 3 प्रोडक्ट है हम लोग का, बेबी सॉफ्ट गोल्ड, बेबी सॉफ्ट पर्ल और बेबी सॉफ्ट डायमंड। प्रोडक्शन कितना कितना हो रहा है, 4000 यूनिट, 3000, 2000 होगा, ठीक है। ये बजटेड है, इतना इतना यूनिट इनको प्रोडक्शन करना है। रिसोर्सेस क्या चाहिए, मतलब ये सारे सोप बनाने के लिए एसेंशियल ऑयल, कोकोआ पाउडर, फिल्टर्ड वाटर, केमिकल और डायरेक्ट लेबर चाहिए, ठीक है। अब देखो 4000 यूनिट बेबी सॉफ्ट गोल्ड बनाने के लिए क्वांटिटी एसेंशियल ऑयल का कितना होता है, 60 ml, और मतलब हर एक सोप में ये सारे इंग्रेडिएंट्स प्लस ये लेबर चाहिए, तो ये सब क्या हो गया, रॉ मटेरियल, और ये हम लोग का हो गया डायरेक्ट लेबर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर 60 ml 20 ग्राम, 30 ml 10 ग्राम, और ये 30 मिनट्स दिया है। 30 मिनट्स का मतलब हो गया, अच्छा ये बोलो तो कितने यूनिट का डेटा है, एक यूनिट। हाँ, ये जो ये दिया हुआ है ना पर यूनिट, तो ये एक यूनिट के ऊपर है। हम लोग को देखते हैं क्या निकालने बोला है, पर यूनिट निकाल के भी हम लोग 4000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता चल जाएगा, लेकिन ये सब डायरेक्टली एडलेस नहीं होगा, ऐड नहीं होगा, क्योंकि ये एमएल है और ये ग्राम है, ये नहीं होता है, ठीक है। हम लोग को इसको चेंज करना पड़ेगा, इसीलिए ये क्वेश्चन करने में टाइम लगेगा, क्योंकि मिलीलीटर, ग्राम, ये सब तो हम लोग एक साथ ऐड नहीं कर सकते। अब यहाँ पर रेट बताए, अब ये जो एसेंशियल ऑयल मार्केट में कैसे मिलता है, ये मिलता है 100 ml 200 रुपए का। इसका पढ़ने का तरीका ये हो गया,
100 ml तेल जो है 200 रुपए का मिलता है। इधर कोकोआ बटर जो है वो 100 ग्राम 200 रुपए का मिलता है। उसके बाद फिल्टर्ड वाटर 100 ml 15 रुपीज का, और ये केमिकल 100 ग्राम 30 रुपीज का, और लेबर को 1 आवर काम करने का कितना मिलता है, 10 रुपया। सेम तरीके से यहाँ पर हमें बाकी जो दो सोप है उसका भी डिटेल्स दिया हुआ है फॉर द सेम इंग्रेडिएंट्स। यहाँ पर ये देखो, ये सारे इतने 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 यूज होते हैं, लेबर इतना टाइम लेगा, ये दिया हुआ है। अच्छा, इसके बाद देखते हैं क्या बोला है। बोल रहा है बायो ऑर्गेनिक लिमिटेड फॉलोड एन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम, मतलब कौन सा वाला, ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम फॉलो करता है एंड एब्जॉर्ब करता है प्रोडक्शन ओवरहेड टू इट्स प्रोडक्ट कॉस्ट यूजिंग डायरेक्ट लेबर आवर रेट। मतलब वो अपने प्रोडक्शन ओवरहेड को कैसे निकालता है, टोटल बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड डिवाइडेड बाय डायरेक्ट लेबर आवर। ठीक है, ये करने से जो आएगा उतने पे वो सारे ओवरहेड को कैलकुलेट करता है। ठीक है, विच वेर बजटेड एट 1,98,000, ये क्या डेटा दिया हुआ है, ये वाला 1,98,000 ये हमें गिवन है। अगर हमें रेट निकालना है तभी निकालेंगे, अगर हमें बोलेगा कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से क्या निकल के आता है यूनिट कॉस्ट वो बताओ, तभी निकालना पड़ेगा। तो हम लोग को यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, डायरेक्ट लेबर आवर। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये क्वेश्चन 1 की तरह ही है, बस इसमें रॉ मेटेरियल एक के जगह 4-5 आइटम दिया है, बस इतना ही फर्क है। जो क्वेश्चन 1 किए थे और ये सेम है, बस इसमें इतना ही फर्क है कि यहाँ आइटम ज्यादा है। वैसे लेबर तो एक ही है, लेबर में तो आइटम, जो आइटम है ऐसे करने से हो जाए 1,90,000। अगर तुम 30 प्लस 40 प्लस 60 करते हो, वो कितने यूनिट प्रोडक्शन के लिए करते हो, ऊपर क्या है, तो फिर कैसे 400 4,000 आवर्स नहीं होगा, वो मिनट और डिवाइड करके बोल रहे हैं 2,000 आवर्स होगा, 12,000 डिवाइडेड बाय 60, हाँ 2,000 घंटा होगा। ठीक है, देख लो। ठीक है, तो ऐसे करके हमें सारे आवर्स निकालने पड़ेंगे। सारे आवर्स निकालने के बाद हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। अगर तुम लोग बाई चांस इससे कर देते हो तो कैसे कंसेप्ट टैली होगा, बिकॉज ये टोटल है, तो यहाँ पे तो क्या लेना चाहिए, टोटल। अगर हम लोग पर यूनिट से टोटल को डिवाइड करेंगे, हमें करेक्ट आंसर थोड़ी ना मिलेगा। ठीक है, तो ये ऐसे करके निकालना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखो क्या बोला है। नाउ बायोऑर्गेनिक लिमिटेड इज कंसिडरिंग एडॉप्टिंग एन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम फॉर दिस additional information regarding budgeted overheads and their cost driver is provided below। तो ये लोग अब चाहते हैं कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग फॉलो करेंगे। ठीक है, तो इन्होंने अपने एक्टिविटीज को बता दिया है हम लोग को। देखो, बोला है फॉर्क लिफ्टिंग कॉस्ट। फॉर्क लिफ्टिंग कॉस्ट का मतलब होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्रेन के तरह इंस्ट्रूमेंट जो है वो क्रेन की तरह बड़ा भी हो सके, उतना बड़ा नहीं होता है वो, मेटेरियल को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए। तो वो बोल रहे हैं वेट ऑफ मटेरियल लिफ्टिंग के ऊपर इसका कॉस्ट ड्राइवर डिपेंड करेगा। ठीक है, और बोला है सुपरवाइजिंग कॉस्ट जो कि डायरेक्ट लेबर आवर पे है, यूटिलिटीज नंबर ऑफ मशीन ऑपरेशंस पे, ये सारे चीजें में बता दिए गए। द नंबर ऑफ मशीन ऑपरेशंस पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन आर 5, 5 and 6 फॉर बेबीज ऑफ गोल्ड, बेबीज ऑफ पर्ल एंड बेबीज ऑफ डायमंड सेपरेटली। मतलब ये क्या बोला है, नंबर ऑफ मशीन ऑपरेशंस। ये देखो, अगर हम लोग क्या निकालेंगे, तो अगर हमें एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ये लोग यूज करना चाहते हैं तो हमें क्या चाहिए, कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर। ठीक है, तो अगर हम लोग को कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर चाहिए तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पर टोटल कॉस्ट जो भी आएगा डिवाइडेड बाय क्या होगा, कॉस्ट ड्राइवर। तो फॉर्क लिफ्टिंग कॉस्ट तो मुझे पता है, लेकिन क्या मुझे इसके नीचे जो कॉस्ट ड्राइवर है वो क्या है, वेट ऑफ मटेरियल लिफ्टेड, वो मुझे पता है। तो वो मुझे क्या करना पड़ेगा, कैसे, कहाँ से करेंगे, जो रॉ मटेरियल है उसका पता करना पड़ेगा कि इसका यहाँ जो दिया हुआ था ना, ये देख, ये जो है इसके बेसिस पे निकले। ठीक है, वो सोचना पड़ेगा कैसे निकलेगा। ठीक है, इसमें मैथमेटिक्स ज्यादा है। उसके बाद यहाँ पर
डायरेक्ट लेबर आवर वो तो अभी निकाले थे, अभी जो निकालने का कोशिश कर रहे थे वही वाला यहाँ पर भी लगेगा, ठीक है, क्योंकि टोटल 4000 3000 2000 के लिए वो तो निकल जाएगा। वेट निकालने में टाइम लगेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि कुछ ग्राम में है, कुछ मिलीलीटर या क्या ऐसा कुछ दिया हुआ था। उसके बाद नंबर ऑफ मशीन ऑपरेशन वो हमें नीचे दिया हुआ था, ये देखो ये इसीलिए दिया हुआ है इसको कैलकुलेट करने के लिए। यहाँ पर कितने सारे मशीन ऑपरेशन होगा बोला है, बेबी सॉफ्ट गोल्ड के लिए पर यूनिट, एक यूनिट के लिए 5, तो फिर बेबी सॉफ्ट जो गोल्ड है वो कितना यूनिट, शायद ये 4000 था, तो 4000 इंटू 5, बाकी इसका ऐसे करके टोटल करेंगे तो हमें पता चलेगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद बोला है कंसीडर, यहाँ पर दे दिया है, देखो बोल रहा है मास ऑफ 1 लीटर ऑफ एसेंशियल ऑयल एंड फिल्टर्ड वाटर इक्विवेलेंट टू, देखो सबको केजी में ट्रांसफर करना है, क्योंकि 1 लीटर का कितना वैल्यू हमें मानना है, 0.8 केजी मानना है, और फिल्टर्ड वाटर के केस में हमें मानना है 1 लीटर का वैल्यू 1 केजी, ठीक है, ये मैं बता दिया है, तो इसी का यूज करके हमें सारे डेटा को केजी में ट्रांसफर करना पड़ेगा। मास ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड इज इक्विवेलेंट टू द मास ऑफ इनपुट मटेरियल टेकन टुगेदर, मतलब बोल रहा है कि कोई भी लॉस नहीं होने वाला, आउटपुट जो प्रोड्यूस होगा वो इक्विवेलेंट टू द मास ऑफ इनपुट मटेरियल टेकन टुगेदर होगा, मतलब जितना मटेरियल हम लोग इनपुट दे रहे हैं उतना ही मटेरियल हम लोग का आउटपुट में आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर बोले एग्जाम में जैसे आप सीख के जाएंगे, दोनों तो एग्जाम बनाते हैं तो कुछ अपने आप ले लेंगे, तो उसमें नंबर भी उतना रहेगा, 10 नंबर 12 नंबर अगर रहेगा तो फिर एक क्वेश्चन ठीक करके आओगे, तो प्रोफेशनल कोर्स में 10 मार्क्स क्या कम होता है, 40 लाने में लोगों का जान निकल रहा है। अगर ये इसका अगर 10 मार्क्स मिले तो क्या खराब। Prepare a statement showing the unit cost and total cost of each product using the absorption, तो पहले हमें क्या करना है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड का यूज करके क्या निकालना है, यूनिट कॉस्ट निकालना है, टोटल कॉस्ट भी निकालना है, मतलब समझ रहे हो पूरा क्वेश्चन 1 के तरह ही है, उसमें भी यही था, लेकिन इसका डेटा क्रिटिकल है थोड़ा, उसमें उतना क्रिटिकल नहीं था, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद सेकेंड और थर्ड, ठीक है। तो पहला क्या करना है, जो ट्रेडिशनल मेथड है उससे हम लोग को कैलकुलेट करके देना है यूनिट कॉस्ट और टोटल कॉस्ट, तो स्टेटमेंट showing unit cost and total cost, unit cost and total cost of each product using traditional absorption costing। तो हम लोग पहले 3 प्रोडक्ट पर्टिकुलर्स और 3 प्रोडक्ट का नाम लिखना पड़ेगा। बेबी सॉफ्ट गोल्ड, बेबी सॉफ्ट पर, और बेबी सॉफ्ट डायमंड। हम बना सकते हैं, अगर बनाते तो ठीक है, बनाते तो इशू नहीं है। नहीं इश्यूज नहीं है, जैसे देखो अब इसमें जरूरत नहीं है टोटल कॉलम का, हमें जो पूछा है, लेकिन देखो जैसे ये जो क्वेश्चंस था ना, जैसे देखो इसमें टोटल कॉलम जरूरी था, जैसे ये वाला बता देता है, देखो ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, इसमें हम लोगों ने डिवाइड नहीं किया था कि ऑपरेटिंग कॉस्ट, क्योंकि हमें कोई बेस नहीं दिया था, जस्ट इसके बाद वाला क्वेश्चन जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था उसको सीओजीएस के परसेंटेज पे किया था, क्योंकि क्वेश्चन बोल रखा था, तो इस पे टोटल कॉलम अगर नहीं भी बनाते हैं तो बाद में तो बनाना पड़ेगा यहाँ पे ऑपरेटिंग कॉस्ट को निकालने के लिए, तो वो देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन के हिसाब से जरूरत है तो बनाओ, नहीं जरूरत है तो मत बनाओ। मतलब यहाँ जैसे मुझे लग रहा है कि जरूरत नहीं पड़ेगा टोटल का, ठीक है, फिर भी बनाओ। जैसे कि अगर हम की जरूरत नहीं है, अगर हम बनाते हैं तो क्या उसमें एक्स्ट्रा मार्क्स तो नहीं देंगे?
मार्क्स टोटल का क्यों देगा? मार्क्स तो तुम्हारे क्वेश्चन नंबर 1 को सही करने के लिए देगा और उसका तुम्हारा सही डेटा के लिए देगा, उसमें कॉलम के साथ तो कोई रिलेशन नहीं है। अगर टोटल कॉलम रिक्वायर्ड, तुमने प्रेजेंटेशन में टोटल कॉलम ऐड किया, रिक्वायर्ड नहीं था, तो भी तुम्हें उतना ही मिलेगा, उसके लिए ज्यादा कैसे दे देगा? अगर इस क्वेश्चन के लिए ही, तो मतलब ये कैसा बात हुआ? अगर इस क्वेश्चन के लिए 5 मार्क्स एलोटेड है, तुमने थोड़ा अच्छा लिखा है, बार बार लिखा है, ये स्टेटमेंट मान लो किसी ने ये स्टेटमेंट इतना बड़ा नहीं लिख के सिर्फ इतना सा लिखा है, स्टेटमेंट शोइंग यूनिट कॉस्ट टोटल कॉस्ट, तो भी तो ठीक है, ऑफ ईच प्रोडक्ट, ऐसा तो नहीं। अब मान लो ब्रैकेट में लिख दिया ट्रेडिशनल मेथड ऐसे करके थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि उसका मार्क्स कट जाएगा। हमारा जो लिखने चाहिए वो लिखा हुआ है। किसी का स्पीड है, लिखो ज्यादा, किसी को लगता है कि भाई हम उतना नहीं कर पाएंगे, तो इतना तो लिखो जितना लिखना चाहिए। अब कुछ भी नहीं लिख के आओगे तो फिर कैसे? लेकिन अब टोटल के लिए एडिशनल कैसे दे देगा? 5 है, तुमने टोटल बनाया, जरूरत नहीं है, तो 5 की जगह 6 मार्क्स तो नहीं मिलेगा, ऐसा थोड़ी होता है। ऐसा तो बचपन में भी नहीं होता था, तो प्रोफेशनल कोर्स में कहाँ हो मुझे तो। तब तो कटेगा ही, जैसे रिक्वायर्ड तब होगा ना कि अगर टोटल कॉलम के बिना तुम्हारा काम नहीं होगा। अब तुम कॉलम नहीं बना के बाद में वो रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहे हो तो भी ठीक है, तुम्हारे रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने से मतलब है। अगर टोटल कॉलम का मुझे बाद में कोई क्वेश्चन में जरूरत ही नहीं था तो मत बन, ठीक है। अगर टोटल में पूछा है प्रॉफिट बताओ, तब तो टोटल कॉलम बनना ही चाहिए, नहीं तो उसमें तो मार्क्स कटेगा ही। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा? हम लोग यूनिट लिख लेते हैं, प्रोडक्शन ऑफ सोप इन यूनिट। इसका है 4000, इसका 3000 और इसका 2000। अब टोटल बनाए हो तो लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 9000। अच्छा, हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है? यूनिट वाला भी निकालना है, साथ ही साथ टोटल। तो इसको एक बार हम लोग कवर कर देते हैं, पहले हम लोग यूनिट वाला निकाल लेंगे, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे इससे तो टोटल निकल जाएगा। तो सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा? मेटेरियल यूनिट कॉस्टिंग मतलब क्या? हमें प्राइम कॉस्ट ये सब दिखाना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर 1 के तरह ही। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? लेबर लिखेंगे और जो है मेटेरियल लिखेंगे, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले डायरेक्ट मेटेरियल लिखते हैं और उसका वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मेटेरियल लिखेंगे तो उसमें सारी चीज आ जाएगा ना, वो क्या क्या बोला था, एसेंशियल ऑयल वगैरह ये सब आएगा। डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल बोल के यहाँ पर वर्किंग नोट नंबर 1 लगाना पड़ेगा, और डायरेक्ट मटेरियल का डेटा हमें खुद से फाइंड आउट करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर क्या लगाएंगे? डायरेक्ट लेबर, ठीक है, उसका भी हम लोग को वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। वर्किंग नोट नंबर 2 कर दिया। अब ये दोनों को ऐड करने से हमें क्या मिलेगा? प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट, ठीक है। प्राइम कॉस्ट में फिर क्या ऐड करेंगे? क्योंकि ट्रेडिशनल मेथड कर रहे हैं तो प्रोडक्शन ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड, ठीक है। इसका भी वर्किंग नोट 3 से हमें डेटा लेना पड़ेगा। प्रोडक्शन ओवरहेड लगने के बाद और कुछ ऐड नहीं होगा, निकल के आएगा कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा। फिर इस कॉस्ट पर यूनिट को अगर हम लोग इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले, मान लो इसको ए नाम दे दिया तो ए इंटू, और इसको बी दे दिया तो ए इंटू बी करेंगे तो हम लोग को मिलेगा टोटल, हाँ, टोटल कॉस्ट मिल जाएगा। ये पूरा हमें फिलअप करना पड़ेगा, तब जाके पहले क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। तो अब वर्किंग नोट, अब इसके बाद और एक क्वेश्चन भी होगा, वो एक्टिविटी हम इसके बाद ही वर्किंग नोट बनाते, क्योंकि काफी जगह लगेगा ना, तो इसलिए हम इसके बाद बना रहे। सबसे पहले वर्किंग नोट 1 में हम लोगों ने लिखा है मेटेरियल का बात, ठीक है, तो लिखो कैलकुलेशन ऑफ डायरेक्ट मेटेरियल। अच्छा, डायरेक्ट मेटेरियल, यहाँ पर क्या क्या मेटेरियल है एक बार लिख लेते हैं। एसेंशियल ऑयल, कोकोआ बटर, फिल्टर्ड वाटर और केमिकल, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख रहे हैं, ऊपर प्रोडक्ट का नाम लिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि सभी प्रोडक्ट के लिए तो हमें अलग अलग चाहिए। कुछ भी कर सकते हो, ऐसे ऐसे भी, मतलब इधर प्रोडक्ट का नाम, इधर मेटेरियल, ऐसे भी लिखा जा सकता है, जैसा लिखना चाहे। तो यहाँ पर लिखेंगे बेबी सॉफ्ट गोल्ड, फिर बेबी सॉफ्ट पर्ल, फिर बेबी सॉफ्ट टाइम, और जो मेटेरियल है वो है हम लोग का एसेंशियल ऑयल, पहला वाला।
तो इसको पहले निकाल लेते, कितना जगह लगेगा वो देखना पड़ेगा क्योंकि इसमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा ना। अच्छा हम लोग क्या निकालना चाहते हैं, एक यूनिट का, ठीक है। अच्छा तो एक यूनिट में कितना लगता है, 60 ml, और मार्केट में 100 ml 200 रुपए का मिलता है, तो 60 ml का प्राइस निकालना पड़ेगा, कितना होगा 120, ठीक है। मतलब 100 ml 200 रुपए का मिलता है, तो 1 ml मिलेगा 200 बाई 100, हाँ 200 बाई 100 इंटू 60। ये भी हाँ ये नहीं डायरेक्ट कैसे लिखो, अगर कोई मानेगा तो किसी का देख के लिख दिए होते। मैम देखने में तो नहीं देता है, एक दिन किसी एक बार करता है, देखने में भी कैसे तो थोड़ा बताता है। कितना जन कर सकेगा पहले वो देखो, तो देखोगे कितना लोग कर पाता है पहले वो तो देखो, तब तो ये बात भी सही बोली। बोल देने से सबको आसान लगता है, जब क्वेश्चन यही वाला इसमें कुछ दूसरा आइटम देके दे देगा तुम लोग को लगेगा कुछ नया चीज है। अभी हम लोग बोल रहे हैं हम इतना बार, तो इसलिए तुम लोग को लग रहा है, क्योंकि पेशेंस चाहिए ना, क्वेश्चन को पढ़ने में टाइम ज्यादा देना चाहिए, तब सॉल्व कम टाइम में होता है। अगर तुम लोग सॉल्व करने के पीछे भागोगे तो गलत ही सॉल्व होगा। पहले तो पढ़ के समझना पड़ेगा क्या निकालना। मेरे हिसाब से तो पढ़ने में ज्यादा टाइम देना पड़ेगा तभी जाएगा। अच्छा अब ये देखो 100 ग्राम 200 रुपए का मिलता है, हाँ तो ये हो जाएगा कितना, कितना लिखना वो इसके नीचे, एसेंशियल के नीचे वो बटर, ठीक है। तो ये हो गया 200 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 20, 40 रुपीज। अच्छा इसके बाद वाला मटेरियल है हम लोग का फिल्टर्ड वाटर। फिल्टर्ड वाटर 100 ml 15 रुपए का, तो 30 ml कितने का होगा, तो 100 बाई 15 इंटू 30, 200 रुपये, नहीं ओ मैंने उल्टा कर दिया, 15 बाई 100 हो गया, 15 बाई 100 होगा ना, 100 ml 15 बाई 100 इंटू 30, 45 रुपीज। अच्छा और केमिकल, केमिकल है 4.5, अच्छा ठीक है 4.5 आ रहा है। इसके बाद ये वाला केमिकल कितना था, केमिकल हम लोग का ये 100 ग्राम 30 बाई 100 इंटू 10, यहाँ पर हो जाएगा 3। अब ये बेबी सॉफ्ट का पूरा मटेरियल का खर्चा पता चल गया, एक यूनिट का ऐड करो कितना होता है, 120 164.64 और 3 मतलब 167.5, 167.5 हो गया, ठीक है। अब सेम तरीके से बेबी सॉफ्ट वाला निकालना है, तो 300 बाई 100 इंटू 55, 300 बाई 100 इंटू 55, 165, 3 इंटू 55 है ना? अच्छा 200 बाई 100 इंटू 20, 40 रुपीज होगा। सो उसके बाद वाला 15 बाई 100 इंटू 30, सेम है 4.5, और 50 बाई 100 इंटू 12, 6 रुपीज, 60 होगा, 0 0 कैंसिल, 60 बाई 10 मतलब 6 हो जाएगा, इसका टोटल 215.50 हो गया। अब इसका बेबी सॉफ्ट डायमंड 300 बाई 100 इंटू 65, कितना हो जाएगा 195, 200 बाई 100 इंटू 20,
40 रुपीज। ये सेम है उसमें भी 15/100 इंटू 30। ये एलिमेंट सभी में सेम तरह का यूज होता है 4.5। और लास्ट वाला 60/100 इंटू 50 15 15। तो ये हो जाएगा 90 मतलब 9 रुपया। 13 और ये हो गया 248.50। ठीक है, तो ये हम लोग को मिल गया। ये हम लोग लिख सकते हैं 167.5 यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, मेटेरियल का 167.5। अच्छा, उसके बाद वाला 215.5 और लास्ट वाला है 248.5। और टोटल करोगे तो कर कितना आ रहा है देखो, कर रहे हो तो बताओ मुझे। 200, 400, 500 हो गया। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग को वर्किंग नोट 2 बनाना पड़ेगा फॉर कैलकुलेशन ऑफ डायरेक्ट लेबर। वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ डायरेक्ट लेबर। बेबी सॉफ्ट गोल्ड, बेबी सॉफ्ट पर्ल और बेबी सॉफ्ट डायमंड। एक यूनिट का निकालेंगे डायरेक्ट लेबर, रुपीज में निकालना है। तो देखो कैसे होगा। 30 मिनट्स लगता है एक यूनिट बनाने में। ठीक है, और 1 घंटे का 10 रुपए का पेमेंट है, मतलब 60 मिनट्स के लिए 10 रुपए का पेमेंट। 1 मिनट के लिए 10/60 इंटू 30। 10/60 इंटू 30 5 रुपीज। ठीक है, बी के लिए देखो, इसका भी वही 1 घंटे का 10 रुपए का पेमेंट है, 40 मिनट का निकालना है, मतलब 10/60 इंटू 40 6.67 है। और ये भी वही है, 1 घंटे का 10 रुपया और 60 मिनट्स लगता है, तो इसका तो 10 रुपया ही है। अच्छा, अब ये लिखना पड़ेगा 5, 6.7 और 10। 5, 6.7 और 10। अब ऐड करके देख लो, प्राइम कॉस्ट मिल जाएगा कितना। 21.67। तो 6.7 लिखो, 6.7 172.5। 4,000 ऐड नहीं होगा, वो तो यूनिट। हाँ, 250.5। और अगर टोटल करोगे तो ये दोनों का टोटल कर लो, या 653.17। अब प्रोडक्शन ओवरहेड निकालेंगे, तो ट्रेडिशनल मेथड से निकालना है। ठीक है, चलो वर्किंग नोट नंबर 3। तो यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट करेंगे प्रोडक्शन ओवरहेड एज पर ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड, अगर इस क्वेश्चन में देखा जाए तो वर्किंग नोट पे ही तो नंबर होना चाहिए। ये देख देख के तो वहां लिखना है, बाकी चीजों पे क्या नंबर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर बेबी सॉफ्ट गोल्ड, बेबी सॉफ्ट पर्ल और बेबी सॉफ्ट क्या नाम है, डायमंड। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग को कैलकुलेट करना है डायरेक्ट, क्या निकालेंगे, डायरेक्ट लेबर आवर। वो भी कैसे निकालेंगे, टोटल में निकालना पड़ेगा, टोटल डायरेक्ट लेबर आवर। ठीक है, अच्छा, टोटल डायरेक्ट लेबर आवर निकालेंगे। यहाँ पर देखते हैं, पहले डायरेक्ट लेबर आवर हम लोग को कितना बोला है। अच्छा, पहले डायरेक्ट लेबर आवर पर यूनिट ही लिख लेते हैं। डायरेक्ट लेबर आवर पर यूनिट देखो कितना है, ये क्वेश्चन में डायरेक्टली बताया
30, 40 और 60, 30, 40 और 60, ये सब मिनट में है, ये देख के पता चल रहा है। डायरेक्ट लेबर आवर नहीं है, ये क्या है, मिनट्स, क्योंकि ये सारे डेटा मिनट्स में, डायरेक्ट लेबर मिनट्स पर यूनिट। ठीक है, अब हम लोग को निकालना है डायरेक्ट लेबर आवर फॉर टोटल यूनिट। तो यूनिट कितना कितना है, 4000 ये वाला, और उसके बाद वाला 3000, और इसके बाद वाला है 2000। अब निकालेंगे टोटल डायरेक्ट लेबर आवर, निकालेंगे। अब आवर में निकाल देंगे, ठीक है। तो एक यूनिट बनाने का लगता है 30 मिनट्स, ठीक है। तो 4000 यूनिट बनाने का कितना मिनट लगेगा, ज्यादा, 4000 इंटू 30, लेकिन ये आंसर मिनट में आएगा। हम लोग आवर में करेंगे ताकि हमें ज्यादा बड़ा डेटा ना मिले। तो डिवाइडेड बाय 60 मिनट्स करने से हमें आवर में मिल जाएगा। तो देखो कितना आएगा, 2000 आवर्स। तो 3000, ये भी उतना ही आएगा ना। और इसका कितना आ जाएगा, 2000 मिनट, यानी कितना घंटा, 2000 आवर्स। तो यहाँ टोटल लिख के लास्ट में इधर लिख देते, कितना हो गया, 6000 आवर्स। अब हम लोग को निकालना क्या है, ओवरहेड, क्या निकालना है बोलो, क्यों किया ये वाला, ओवरहेड रेट, ओवरहेड रेट निकालना है। टोटल बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड डिवाइडेड बाय टोटल डायरेक्ट लेबर आवर। ये गिवन है क्वेश्चन में हम लोग, 1,98,000, और ये हो जाएगा 6000 आवर्स। तो देख लो कितना, 33 रुपीज 33 पर आवर। अब हम लोग निकालेंगे, ये तो निकल गया। अब हम लोग को निकालना है प्रोडक्शन ओवरहेड कितना आएगा, ठीक है। तो इसके नीचे ही निकाल लेते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्शन ओवरहेड हर एक प्रोडक्ट के लिए कितना होगा, तो कैसे निकालोगे बोलो, कैसे निकालोगे। मैम जो डायरेक्ट लेबर आवर था, जो हम लोग वहाँ पर ये जो है 30 मिनट्स है इसका, तो 30 मिनट्स डिवाइडेड बाय 60 तो 33 कर देंगे। इसको चेंज करना पड़ेगा क्योंकि आवर में है। हम लोगों को क्या निकालना है, एक मिनट के लिए कितना रुपए खर्चा होगा। तो ये 60 मिनट्स के लिए, 60 मिनट्स के लिए 33 रुपीज, तो 30 मिनट्स के लिए कितना होगा, मतलब इसके नीचे लिखेंगे तो हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख दे, यहाँ पर हो जाएगा प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट। अगर तुम लोग का जगह नहीं है कोई बात नहीं, तुम लोग नीचे एक बार जस्ट बीजी बीपी बीडी लिख के उसके नीचे नीचे लिख दो, ठीक है। तो इसमें हम लोग कैसे निकालेंगे, 30 मिनट्स के लिए कितना खर्चा होगा, 60 मिनट्स के लिए 33 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 30, देखो कितना आता है, 22 अरे 16.50 16.5 16.50, सही है। 22 अच्छा ये वाला आ जाएगा, हाँ ये कितना, 33/60, ये तो फिक्स्ड हो गया, इंटू इसमें कर लेंगे 40, 22, फिर 33/60, ये तो फिक्स्ड हो गया क्योंकि 33 रुपीज तो सभी के लिए होगा एक घंटे के लिए। अब जिसका जितना टाइम लग रहा है इसका 33 रह जाएगा, ठीक है। अब ये डेटा ले जाके वहां पुट करना है, 16.5, 22 और ये 33, 16.5, 22 और 33, ये हो जाएगा हम लोग का 189 हो जाएगा। ये वाला 1 रुपया इधर ऐड हो गया, ये हो गया 244.17 होना चाहिए, और ये हम लोग का हो जाएगा 291.5, 291.5, ठीक है। ये कॉस्ट पर यूनिट हो गया। अब टोटल कॉस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, 189 इंटू 4000, बोलो कितना, 7,56,000, 244.17 into 3000, 7,32,510, 291.5 into 2000, देखो कितना,
5,83,000, ठीक है। तो ये हम लोग का पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें वर्किंग नोट पे डिपेंड है, तो इसका वर्किंग नोट बहुत अच्छे से हमें करना चाहिए। अच्छा, ये पहला क्वेश्चन का आंसर हुआ। सेकेंड वाला देखते हैं। प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग द प्रोडक्ट कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट यूजिंग एबीसी अप्रोच। हमें सेम वही प्रोडक्ट का कॉस्ट निकाल के देना है, हर एक प्रोडक्ट का, ठीक है। और हमें उसमें एबीसी अप्रोच यूज करना है। मतलब सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, देखो हम लोग का ये तो एज इट इज रहेगा, ये देखो यहां से लेके यहां तक ये तो हमारा एज इट इज रहेगा, ठीक है। अगर हम लोग यूनिट, क्योंकि वहां बोला नहीं है, टोटल बोला है, हमें सिर्फ इतना चाहिए, लेकिन उसके लिए हम लोग यूनिट निकाल सकते हैं। तो हम लोग का प्राइम कॉस्ट तो एज इट इज रहेगा। ये प्रोडक्शन ओवरहेड हम लोग का क्या हो जाएगा, चेंज, ओवरहेड ही चेंज होगा, क्योंकि ओवरहेड को हम लोग इस बेसिस पे नहीं लगाना चाहते, ठीक है। अच्छा, तो सेम यही स्ट्रक्चर बनेगा और उसके नीचे ये सारा डेटा जाएगा, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 2, इसमें लिखो कैलकुलेशन ऑफ total cost of each product using ABC approach. Using ABC approach. फिर से वैसा ही स्ट्रक्चर बनाना है हम लोग को। यहाँ पर लिखेंगे बेबी सॉफ्ट गोल्ड, बेबी सॉफ्ट पर्ल और बेबी सॉफ्ट डायमंड। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले डायरेक्ट मेटेरियल, ठीक है। तो ये वर्किंग नोट नंबर 1 यहाँ पर भी लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि वहां से लिखेंगे। देखो ये तो मैंने बीच में वर्किंग नोट बनाया, तुम लोग को जगह रख के एंड में बनाना है। तो वर्किंग नोट नंबर 1 से ही लिखना है 167.5, 215.5 और 248.5 लिखो। बार बार करने का जरूरत नहीं होगा, एग्जाम में भी थोड़ी ना दोबारा करो। और 248.50, इसके बाद लिखोगे डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर, अच्छा डायरेक्ट लेबर हम लोग को जितने नंबर वर्किंग नोट से मिला है ना, यहाँ पर भी वही लिखेंगे। देखो वर्किंग नोट नंबर 2 5, हाँ 5 6.7 और 10, 5 6.7 और 10 प्राइम कॉस्ट आ जाए। प्राइम कॉस्ट 172.5 आया था, ये वाला आया था हम लोग का 222.17। अच्छा मैंने ये गलत लिखा ना, 6.67। अच्छा ये हो गया 258.50, ये हम लोग का प्राइम कॉस्ट हो गया। अब इसके बाद हम लोग को लगाना पड़ेगा प्रोडक्शन ओवरहेड, और वो भी एबीसी अप्रोच में, ठीक है। तो उसमें हमारा क्या क्या कॉस्ट जाएगा, तो पहला जाएगा, ये देखो 3 एक्टिविटी है। एक जाएगा ये वाला फॉर्क लिफ्टिंग कॉस्ट, यहाँ पर लिख कॉस्ट, ठीक है। इसका हम लोग बनाएंगे नेक्स्ट वर्किंग नोट, वहां से लिखेंगे। तो वर्किंग नोट नंबर ये थर्ड है, ठीक है। तो इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा 4, वर्किंग नोट नंबर 4 से हम लोग लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद वाला ऐड करो सुपरवाइजर, देखो सुपरवाइजर का कॉस्ट, सुपरवाइजिंग कॉस्ट देखो, इसके लिए लिखो वर्किंग नोट नंबर 5। और उसके बाद यूटिलिटीज, उसके लिए लिखो वर्किंग नोट नंबर 6, ठीक है। ये सारे खर्चे वर्किंग नोट में ही बना लेंगे। बनाने के बाद ऐड करने से हमें क्या मिल जाएगा, कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर यूनिट लिख देंगे, क्योंकि मैंने ऊपर नहीं लिखा। अगर तुम लोगों ने पहले के क्वेश्चन की तरह ऊपर लिखा है तो ठीक है, और दोबारा मत लिखो। यहाँ पर हो जाएगा 4000, 3000 और यहाँ पर हो जाएगा 2000। फिर इसके नीचे लिखना है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट यहाँ पर मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा, ठीक है। अब बस ये 3 वर्किंग नोट हम लोग को प्रिपेयर करके देना है, वर्किंग नोट 4 5 6।
वर्किंग नोट नंबर 4, इसमें हम लोग लिखेंगे वेट निकालना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसका हम लोग का फॉर्क लिफ्टिंग का था, तो इसका देखो कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर निकालना, ठीक है। यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर फॉर लिफ्टिंग, इसका हम लोग कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर निकालेंगे। तो तीनों प्रोडक्ट के लिए अलग अलग निकलेगा, बेबी सॉफ्ट, गोल्ड, पर्ल और डायमंड, ठीक है। अच्छा, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, टोटल कॉस्ट हमें पता है 58,000, हम लोग को निकालना क्या पड़ेगा, वेट निकालना पड़ेगा मेटेरियल का। तो मेटेरियल का वेट कौन कौन सा होगा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक सारे मेटेरियल। अब एमएल है बोल के ये मत सोचो कि इसको नहीं लेंगे, क्योंकि इसको तो कन्वर्ट करना है ग्राम में, बता दिया है। तो क्या क्या मेटेरियल हो जाएगा हम लोग का, हाँ ये सारी चीज हमें लिखना पड़ेगा। तो ठीक है, इतना इतना ज्यादा नहीं लिख के हम लोग थोड़ा शॉर्टकट में जा सकते हैं। कैसे जा सकते हैं, यहाँ पर लिखो, इसके नीचे ऐसे लिखोगे तो हो जाएगा, वेट पर यूनिट और ब्रैकेट में लिख दो ग्राम, ठीक है। थोड़ा शॉर्टकट हम लोग कर सकते हैं, कैसे करेंगे। अब जितने भी मेटेरियल है, जैसे कि सबसे पहला क्या है, एसेंशियल ऑयल कितना है 60 ml, अब इसको करो ग्राम में ट्रांसफर, कैसे करोगे, 60 ml, हाँ ये रहा, कितना मानना है, हाँ तो 1 एसेंशियल ऑयल को मानना है, तो जैसा जो बोला है वैसे ही मान लेंगे। ये लिख लेते हैं एक बार ना, फिर ऊपर देखेंगे हम इसको। 1 लीटर 1 kg, ये एसेंशियल ऑयल का है, ठीक है। और ये उसके बाद वाला फिल्टर्ड वाटर का है, ठीक है। तो अब इसको हम ऊपर ले जाते हैं, तो मुझे बार बार यहाँ पर देखना, 0.048 kg किसका, एसेंशियल ऑयल का, मतलब कितना मल्टीप्लाई किए बोलो, मतलब 1000 से भाग के 0.8 को नहीं नहीं वैसे नहीं करना है। एसेंशियल ऑयल का हम लोग का क्या है, 1 लीटर 0.8 है, तो एक सेकंड, यहाँ पर हम लोग को ये तो ऐड हो जाएगा, 0.048 निकाल रहे हैं, कैसे निकालना, बेसिकली 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml, मतलब 1000 ml का 0.8 किलोग्राम, तो 1 ml का 0.8 डिवाइडेड बाय 1000 किलोग्राम हो जाएगा। और sorry ना actually वो 0.8 into 1000 आपको ग्राम आ रहा है 1000 into 48 ग्राम, हाँ 48 ग्राम, 60 ml तो 48 ग्राम, हाँ 60 ml जो है वो 48 ग्राम होगा। ये कैसे हो रहा है देखो यहाँ पर, 0.8 kg है ना, हाँ ये ग्राम, हाँ इसको किलो को ग्राम में ट्रांसफर अगर करते हैं, क्योंकि हमें सारा डेटा किस में चाहिए, ग्राम में चाहिए, ठीक है। तो पहले हम लोग को क्या करना है, अगर 1 लीटर 0.8 kg होता है, ठीक है। अच्छा, अगर 60 ml का निकालना है, अब वैसे भी होगा जैसे तुम लोग बोल रहे हो, लेकिन कुछ गलत हो, तो ग्राम हाँ मतलब 48 ग्राम होगा, तो वैसे ही करना है, डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं हम लोग, 60 ml इंटू 0.8 कर लो, आ जाएगा। मतलब इसका बेस वैसे ही तो निकल के आ रहा है ना। तुम लोग कैसा करना चाहते हो बोलो, केजी को ग्राम कर ले, ठीक है, केजी को ग्राम कर लो, किलोग्राम हेक्टोग्राम डेका 1000 से मल्टीप्लाई होगा। अगर केजी को ग्राम करोगे तो 1 kg कितना ग्राम, हाँ वही मल्टीप्लाई करो तो 1000 ग्राम हो गया। तो 0.8 kg मतलब कितना ग्राम है, कितना हो रहा है 80, 800 होगा ना, 800 ग्राम। अच्छा, तो 1 लीटर मतलब 800 ग्राम, इसके बाद
लीटर को ml को फिर लीटर को ml में करूँ कितना होगा 1000 ml इक्वल टू 800 ग्राम। तो 60 ml कितना ग्राम? 800 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 60, तो 480 हो जा रहा है। ओ अच्छा, यहाँ 3 जीरो 2 जीरो 2 जीरो और ये हाँ सिर्फ 48 आ रहा है, 48 ग्राम। ठीक है, 48 ग्राम आ गया। तो 48 ग्राम बस ये निकालने से ही तुम लोग का हो जाएगा, 48 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से करना पड़ेगा। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये वाला हो गया 48 ग्राम। लेकिन आसानी से भी तो हो जाना चाहिए, इतना सारा चीज लिखेंगे नहीं। मैं आपको स्किप हुआ था। हाँ, वो डायरेक्ट जैसे कि 1 लीटर इज इक्वल टू 0.8 किलोग्राम, तो 1 लीटर का मतलब हो जाएगा 1 लीटर डिवाइडेड बाय 1000, तो वो ml का कन्वर्ट हो गया। 0.8 केजी डिवाइडेड बाय 1000 तो ग्राम में कन्वर्ट हो गया। 1000 कर जाएगा तो 1 ml इज इक्वल टू 0.8 ग्राम हो गया। तो आपको तो पहले लिख देंगे। वो डायरेक्टली लिख सकते हैं, लेकिन होगा इसी तरीके से, ऐसे करके। लेकिन इतना सारा लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, अगर वो भी लिखेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो देखो हम लोग को दो चीज याद रखना पड़ेगा मेनली, किलो इक्वल कितना ग्राम हो जाएगा, उससे ग्राम में ट्रांसफर कर लेंगे। और यहाँ पर ये लीटर, 1000 ml में ये तो ट्रांसफर करके 1 लीटर इक्वल 1000 ml, तो इसका यूज करके लीटर और किलोग्राम में ट्रांसफर करना पड़ेगा। मतलब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसको, 60 इंटू 0.8 कर दिया एसेंशियल ऑयल के लिए। ठीक है, ये हो गया एसेंशियल ऑयल। उसके बाद वाला मटेरियल कौन सा था हम लोग का? CB लिख देते हैं, कोकोआ बटर। उसके बाद वाला हम लोग का है फिल्टर्ड वाटर, तो ये कोकोआ बटर जो है फिल्टर्ड वाटर, ये तो हम लोग डायरेक्टली लिख देंगे 20 ग्राम है। ठीक है, और फिल्टर्ड वाटर जो है उसमें भी चेंज करना पड़ेगा, 30 ml। अब फिल्टर्ड वाटर का बोला था 1 लीटर 1 किलो होता है। ठीक है, तो 1 लीटर मतलब कितना? 1000 ml। ठीक है, तो 1 लीटर मतलब 1000 ml, तो हम लोग बोल सकते हैं 1000 ml इक्वल टू केजी को ग्राम में करो तो कितना हो गया? 1000 ग्राम। 1 किलो 1000 ग्राम ही तो होता है, और 1 लीटर 1000 ml होता है, तो 1000 ml 1000 ग्राम हो गया, तो 1 ml 1 ग्राम हो गया, तो 30 ml कितना ग्राम होगा? 30 ग्राम। ठीक है, ऐसे करके कर सकते हैं, 30 ml 30 ग्राम हो जाएगा। तो डायरेक्टली यहाँ पर हम लोग कितना लिख सकते हैं? 30 ग्राम। और ये वाला कितना लिखे फिर? ये तो ग्राम में ही है, केमिकल 10, ये 10 ग्राम। ठीक है, अब इसका देख लो कितना होगा, 108 ग्राम। वो ये वाला थोड़ा सा कैलकुलेटिव ज्यादा है, लेकिन ये जो फिल्टर्ड वाटर वाला ये तो आसान है, ये इसका बेस निकल के आ रहा है 1 ml 1 ग्राम। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम लोग, हाँ उसके हिसाब से लिखेंगे तो हो जाए। अब इसके बाद वाला भी हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा, ये वाला जो है इधर वाला। ठीक है, EOCB, FW और CH। ठीक है, अच्छा इसका हम लोग का देखो 55 ml है, तो 55 इंटू 0.8 कर दो, हो जाएगा 55 इंटू 0.8। उसके बाद शायद ग्राम में ही दिया हुआ है 20, और ये जो है 30 ml, वो 1 ml 1 ग्राम हुआ, तो 30 ml 30 ग्राम हो जाएगा, और आखिर वाला है 12 ग्राम। तो देख लो कितना हो। 106 ग्राम। और ये BW वाला एसेंशियल ऑयल, कोकोआ बटर, फिल्टर्ड वाटर और केमिकल। अच्छा, ये वाला हम लोग का 65 इंटू 0.8, 20 ग्राम। और जो 30 ml है वो हम लोग का 30 ग्राम हो जाएगा सेम बेस के हिसाब से, और केमिकल हम लोग का 15 ग्राम हो जाएगा। तो ये कितना आ रहा है? 117 ग्राम। ठीक है, ये हम लोग का वेट हो गया। टोटल वेट निकालेंगे, टोटल वेट कैसे निकालेंगे? 108 ग्राम, ये तो एक यूनिट के लिए, इंटू कितना हो जाएगा? 4000, क्योंकि टोटल कॉस्ट के साथ तो टोटल यूनिट लगाना पड़ेगा। 106 ग्राम इंटू 3000,
यूनिट था, और ये था 117 ग्राम फॉर 1 यूनिट, और ये था हम लोग का 2000 यूनिट। अब देखो कितना आता है। 4,32,000 ग्राम। ये टोटल प्रोडक्शन के लिए इतना ग्राम का मेटेरियल का वेटेज यहाँ पर हो गया 318, और उसके बाद शायद 3 जीरो जाएगा। 3,18,000, 2,34,000। ये सब ग्राम आया है लेकिन, ठीक है, ये सब ग्राम में आंसर आया है। ये 1 यूनिट का ग्राम था, ये हम लोग का टोटल प्रोडक्शन यूनिट का हो गया। अब हम लोग निकालेंगे फॉर्क लिफ्टिंग कॉस्ट। थोड़ा सा नीचे लिखो ताकि उसका रेट को ना कैलकुलेट करके हम लोग इसी के नीचे नीचे लिख देंगे, ठीक है। इसके नीचे लिखो फॉर लिफ्टिंग कॉस्ट पर ग्राम, कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर ये हो गया। टोटल कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन है, देखो 58,000 रुपीज, 58,000 डिवाइडेड बाय ये सबका टोटल 4,32,000 ग्राम प्लस 3,18,000 प्लस 2,34,000 ग्राम। तो टोटल से हमें डिवाइड करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा? 0.06 पर ग्राम, रुपीज 0.06 पर ग्राम, ये आ गया, ठीक है। मतलब फॉर्क लिफ्टिंग का कॉस्ट हम लोग का इस तरीके से आया। अब अगर हम लोग प्रोडक्ट वाइज यहीं पर नीचे नीचे निकाल ले तो हमें पता चल जाएगा। अच्छा, प्रोडक्ट वाइज अगर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? 1 ग्राम के लिए खर्चा होता है लिफ्ट करने का 0.06, ठीक है। तो हम लोग को कितने का निकालना है? 1 यूनिट का। 1 यूनिट में कितना मटेरियल यूज होता है? 108। तो खर्चा कितने ग्राम का निकालेंगे? 108 ग्राम का। तो यहाँ पर लिखो जो कॉस्ट है, ओवरहेड कॉस्ट कितना आ जाएगा? ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट कितना आ जाएगा? 108 ग्राम इंटू 0.06, जितना आएगा, कितना बोलो, 6.48, ये रुपीज में आ गया। यहाँ पर निकालेंगे तो 0.06 ये तो रहेगा ही, और जितना ग्राम यूनिट में आया था 106 ग्राम, 6.36, और ये वाला वही 0.06 इंटू 117, 7.02, ठीक है। अब ये वाला डेटा वहां पर लिखना है हम लोग को, 6.48, 6.36, 7.02। 6.48, 6.36 और 7.02, ठीक है। ये हो गया यहाँ पर हम लोग का कैलकुलेशन। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया? वेट निकाला पर यूनिट, क्योंकि उसमें थोड़ा ग्राम लीटर वीटर था तो उसमें टाइम लगा। फिर टोटल वेट निकालेंगे, क्यों? क्योंकि टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल वेट होना चाहिए। तो हमें मिल गया कि कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर कितना हुआ, तो पर यूनिट के कॉस्ट के हिसाब से निकाल लिया। अब नेक्स्ट वाला जो है सुपरवाइजर, उसका कैलकुलेशन करेंगे, जो कि वर्किंग नोट नंबर 5 हो जाए। कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर फॉर सुपरवाइजर। ओके, तो इनका कैसे निकालने के लिए बोला है? इनका बोला है डायरेक्ट लेबर आवर, ठीक है। तो यहाँ पर बेबी सॉफ्ट गोल्ड, बेबी सॉफ्ट पर्ल और बेबी सॉफ्ट क्या था लास्ट में ना, डायमंड, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर निकालेंगे, हम लोग को निकालना पड़ेगा सुपरवाइजर कॉस्ट पर लेबर आवर, ये निकालना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, तो पहले यहाँ पर लिखते हैं डायरेक्ट लेबर आवर पर यूनिट, ठीक है। ये शायद हम लोगों ने पहले निकाला हुआ है, डायरेक्ट लेबर आवर पर यूनिट हम लोगों ने निकाला हुआ है, ये देखो। नहीं, ये रुपीज है, डायरेक्ट लेबर आवर पर यूनिट कहीं नहीं निकाला है। 1 यूनिट बनाने में कितना टाइम लगता है, नहीं निकाला हम लोगों ने, कहीं जरूरत नहीं पड़ा। ओ दिया हुआ है, तो 30, 40 और 60 निकालेंगे क्या? ये दिया हुआ था ना हम लोग को, 30, 40 और 60, 30, 40 और 60 डायरेक्ट लेबर मिनट्स पर यूनिट, ठीक है। अच्छा, टोटल
डायरेक्ट लेबर आवर कितना हो जाएगा 330 इंटू 4000, 40 इंटू अभी किया था ऐसा हम लोगों ने, इसके बाद 40 इंटू कितना यूनिट 3000, और उसके बाद 60 इंटू 2000 तो कितना आएगा। उसके बाद 1,20,000 और उसके बाद 1,20,000 और टोटल आया था हम लोग का 1,20,000 करके 3 बार कितना हो जाएगा 3,60,000। अब निकालेंगे यहाँ पर डायरेक्ट लेबर आवर, क्या निकालेंगे बोलो, क्या निकालेंगे, कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर क्या आएगा बोलो, डायरेक्ट पर डायरेक्ट लेबर आवर से नहीं होगा, डायरेक्ट लेबर आवर में क्या होगा सुपरवाइजर, ये तो लिखा हुआ है सुपरवाइजर चार्जेस पर लेबर आवर, पर लेबर आवर, ठीक है। तो टोटल सुपरवाइजर चार्जेस ऊपर लिखोगे, वो क्वेश्चन में दिया हुआ रहना चाहिए, दिया हुआ होगा 60,000 डिवाइडेड बाई करोगे डायरेक्ट लेबर आवर से, तो वो कितना आया था 3,60,000 डिवाइड करो 3,60,000 से कितना आएगा पॉइंट 1,7 आएगा। कुछ गलत हो गया लग रहा है, 10 आना चाहिए, ये गलत हो गया है क्या, ये 30 मिनट्स एक यूनिट के, अच्छा ये सब तो मिनट्स में है, इसको आवर्स में नहीं, अच्छा 3,60,000 मिनट्स है, इसको आवर में बना लो कितना हो जाए, यहीं पर बना लो। हाँ यहाँ पर कितना आएगा, ये यहाँ डिवाइड करने से भी 6,000 आवर्स, यहाँ भी आ जाएगा 6,000 आवर्स, इसको 60 से, तो इसको डिवाइडेड बाई हम लोग कितना करेंगे, ये आवर नहीं है ना इसीलिए मिसमैच होगा, 6,000 आवर्स तो 10 रुपये, ₹10 पर आवर हो गया, ठीक है। अब हम लोग वहां पर यूनिट वाइज लिखेंगे, तो अब यहाँ पर ही निकाल लेते हैं, ठीक है। बेबी सॉफ्ट क्या क्या नाम था, गोल्ड और पर्ल और डायमंड, निकालो कैसे निकालोगे, क्या निकालोगे, एक यूनिट पे कितना खर्चा आएगा सुपरवाइजर का, तो सुपरवाइजर कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है, कितना आ जाएगा फॉर डायरेक्ट लेबर आवर एट द रेट ऑफ 10 पर आवर बोला है, तो डायरेक्ट लेबर आवर हम लोग का कितना कितना लग रहा था, वो हम लोगों ने शायद पहले निकाला, ये देखो वो हम लोगों ने निकाला था कितना डायरेक्ट लेबर आवर लग रहा है, ये देखो 10/60, एक यूनिट बनाने में कितना टाइम लग रहा था, हाँ ये देखो 30 मिनट्स, ठीक है। तो यहाँ पर एक यूनिट बनाने में 30 मिनट्स, और हम लोग को ओवरहेड निकालना है डायरेक्ट लेबर आवर बेसिस पे, तो लेबर का जितना टाइम इंटू 10 रुपीज करना पड़ेगा, तो 1 घंटे का 10 रुपए दे रहे थे, और 30 मिनट्स का जो देंगे वही तो एक यूनिट का होगा ना, तो एक यूनिट में कितना जो है लेबर का खर्चा होगा, मतलब कैसे लिखना पड़ेगा 10/60 इंटू 30 बताते हैं, देखो ये 10 जो है ये हम लोग का ये वाला होगा, ठीक है। 30/60 करने से क्या मिलेगा, मिनट्स को मैंने आवर्स में कर दिया, एक यूनिट का ही निकाला, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, पहले इसको आवर में ट्रांसफर कर लेते हैं, क्योंकि आवर का खर्चा है, 30 मिनट्स मतलब कितना आवर्स, 30/60 इंटू कितना हो जाएगा 10, हम लोग पर यूनिट का निकाल रहे हैं तो वैसे ही निकालेंगे, एक यूनिट बनाने में टाइम हमें दिया हुआ है बट मिनट्स में दिया हुआ है, हम लोग का ये वाला आवर में आया, तो दोनों को मैच करना पड़ेगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 40/60 इंटू 10, तो हम लोग का आवर्स में आ जाएगा, और उसके बाद वाला 60/60 मतलब ये तो 1 घंटा ही होगा इंटू 10, तो ये कितना आ जाएगा 5, ये 6.67 और ये वाला 10, तो ये वाला वहां लिखना पड़ेगा 5, 6.67 और 10, यहाँ पर लिखेंगे 5, 6.67 और यहाँ पर हो गया 10, ये हम लोगों ने क्या निकाला सुपरवाइजर कॉस्ट निकाल लिया
और वो भी पर यूनिट बेसिस पे, ठीक है। अब यूटिलिटीज, लास्ट यूटिलिटीज, वर्किंग नोट नंबर कितना है वो वाला 6, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर फॉर यूटिलिटीज। यूटिलिटीज का हम लोग कैसे निकालेंगे, देखते हैं उसका बेसिस क्या बोला। यूटिलिटीज का बेसिस हम लोग को बोला है नंबर ऑफ मशीन ऑपरेशंस, ठीक है। तो हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, पहले नंबर ऑफ मशीन ऑपरेशंस, ठीक है। तो फिर यहाँ पर बेबीज ऑफ गोल्ड, बेबीज ऑफ पर्ल और बेबीज ऑफ डायमंड, ठीक है। तो नंबर ऑफ मशीन ऑपरेशंस, नंबर ऑफ मशीन ऑपरेशंस कितना सारा होगा, तो देखो बोला है कि एक यूनिट के लिए बताया है 556 तीनों प्रोडक्ट का, ठीक है। तो नंबर ऑफ मशीन ऑपरेशंस पर यूनिट ये हमें गिवन है 5, 5 और 6। तो टोटल हमें टोटल चाहिए ना, क्योंकि टोटल कॉस्ट से टोटल को ही डिवाइड करेंगे। तो टोटल क्या निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ मशीन ऑपरेशंस, ठीक है। तो ये कैसे निकालेंगे, क्योंकि टोटल कितना यूनिट बन रहा है 4000 पहले वाले केस में, दूसरे वाले केस में 3000 और लास्ट वाले में 2000। तो ये हो जाएगा 20, हाँ 12,000। तो टोटल कितना बनेगा 12, 15 और 20, 47। अच्छा 47,000। अब ये क्या हो गया, नंबर ऑफ मशीन ऑपरेशंस। अब हमें क्या निकालना है, यूटिलिटीज पर मशीन ऑपरेशन, ये लिखना पड़ेगा। ऊपर आ जाएगा हम लोग का टोटल कॉस्ट, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन 80,000 डिवाइडेड बाय 47,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मशीन आवर्स। तो ये डिवाइड करके अब देखो कितना आ रहा है 0 एट द रेट ऑफ 1.70 पर मशीन ऑपरेशन, आवरली मशीन ऑपरेशन, ठीक है। अब तीनों प्रोडक्ट का निकालना पड़ेगा। तो तीनों प्रोडक्ट का निकालते, मेरा यहाँ पर जगह है, यहीं पर लिख देते, ठीक है। तो उसमें कैसे निकालेंगे, हाँ ये इनटू कितने से करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पर जब हम लोग पर यूनिट निकालेंगे तो इनटू करेंगे, यूटिलिटीज एट द रेट ऑफ 1.70 तो करेंगे, लेकिन मल्टीप्लाई इस रेट को किस डेटा के साथ करेंगे, 5 से, क्योंकि नंबर ऑफ मशीन पे है ना, ये है कितना नंबर ऑफ मशीन ऑपरेशंस। तो 1.70 जो है वो एक मशीन ऑपरेशंस पे, एक यूनिट का कितना ऑपरेशंस 5 लिखा हुआ है। तो मुझे तो एक यूनिट का ही डेटा चाहिए। तो 5 इंटू 1.70, 5 इंटू 1.70 और 6 इंटू 1.70 करने से आएगा। अब देखो कितना आता है, पहला 8.5, हाँ फिर 8.5 दूसरा भी और 10.20, ठीक है। ये पर यूनिट आ गया। अब इस डेटा को वहां लिखना है 8.5, 8.5 और 10.20, 8.5, 8.5 और 10.20। अब सभी का टोटल करके देखो कॉस्ट पर यूनिट कितना आ रहा है, 190, हाँ 192.48 और साथ ही साथ 4000 से भी मल्टीप्लाई कर लो तो नीचे का भी लिख लो। 7,69,900। तो फिर ये वाला 243.70, 243.7 इंटू 3000 कर 7,31,100, ठीक है। 285.70, 285.72, 450, 285.72 into 2000 तो 5,71,440। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में
जो है थोड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि उसमें फाइंड आउट करने में टाइम लगता है, वो वाले अप्रोच में तो नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, टोटल के साथ टोटल को डिवाइड करना है, जो भी बेसिस बोलेगा। तो यहाँ जैसे था उसकी बेसिस पे हमें टोटल को निकालना पड़ा, क्योंकि हमारे पास सारा डेटा ना, देखो एक भी टोटल बेसिस पे था नहीं, सारा डेटा हमें यूनिट बेसिस पे दिया। अब ये तो हो गया, लास्ट में एक कमेंट करना है यहाँ पर, स्टेट व्हाट आर द रीजंस फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट कॉस्ट अंडर द टू अप्रोचेस। देखो दोनों में प्रोडक्ट कॉस्ट अलग अलग आया है। पहले वाले में देखो से इसमें आया है 192.48 और पहले वाले में वो आया था देखो 189। तो डिफरेंसेस दिख रहा है, क्यों दिख रहा है, इसका आंसर क्या लिखेंगे, क्यों दिख रहा है, क्या लिखोगे अगर लिखने के लिए बोले एग्जाम में, तो क्या लिखना चाहिए बोलो। मैम पहला रीजन ये लिखेंगे कि जो एब्जॉर्ब कॉस्ट एब्जॉर्ब की कॉस्टिंग मेथड ट्रेडिशनल, उसमें हम लोग टोटल एक ही रेट यूज कर, रेट हाँ उसमें अलग अलग रेट हुआ नहीं ना, ओवर रेट एक ही रेट से तीनों प्रोडक्ट पे चार्ज हो गया, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, एक्टिविटी वाइज चार्ज हुआ, तो इसी वजह से डिफरेंस दिख रहा है। तो लिखो द डिफरेंस इन द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ईच प्रोडक्ट एंड टोटल कॉस्ट under two different system, that is absorption costing and activity based costing, मतलब ABC, due to difference in the overhead borne by each of the product। बाकी में डिफरेंस नहीं है, प्राइम कॉस्ट तक तो सेम ही है, सिर्फ और सिर्फ ओवरहेड का जो एब्जॉर्प्शन है उसका टेक्निक अलग होने के कारण अलग अलग वैल्यू एब्जॉर्ब हुआ है। और इसके बाद लिखेंगे द एबीसी, मतलब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इज मोर एक्यूरेट, ये ज्यादा एक्यूरेट माना जाता है। इसका रीजन स्टार्टिंग में ही बताया था, ये ज्यादा एक्यूरेट इसीलिए होता है क्योंकि ओवरहेड में जो है डिपार्टमेंट वाइज होता है, तो कोई डिपार्टमेंट अगर इनएक्टिव है तो उस पर भी कॉस्ट लग जाता है, जो कि होना नहीं चाहिए, ठीक है, तो इसलिए। अच्छा अब इसके बाद, अच्छा इसके बाद नेक्स्ट हम लोग, ये कंप्लीट हो गया है, अब कुछ एमसीक्यू है वो कर लेते बस, आज इतना ही करेंगे। देखो यहाँ पर पहले बोला है, बताओ, a cost driver is an item of production overhead, a common cost which is shared over cost center, any cost relating to transport and activity which generate cost। बताओ कॉस्ट ड्राइवर इज एन एक्टिविटी व्हिच जनरेट्स कॉस्ट। ये वाला होगा डी, ठीक है। ये कोई आइटम नहीं है जो कि ओवरहेड प्रोडक्शन करे, ठीक है। कॉस्ट ड्राइवर का मतलब वो कॉस्ट जो हमारे एक्टिविटी के मतलब एक्टिविटी का जो टोटल कॉस्ट है उसको कम या ज्यादा करता है, वो फैक्टर, उसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ड्राइवर। तो एन एक्टिविटी विच जेनरेट कॉस्ट, जेनरेट का मतलब कॉस्ट को कम या ज्यादा करना है यहाँ पर, ठीक है, जिस वजह से कॉस्ट जेनरेट होता है। जैसे एग्जाम्पल अगर याद है तो मैंने जो दिया था कि फ्यूल कॉस्ट, ठीक है, गाड़ी जब चलता है तो वो वन का डी होगा। फिर बोला है कि एन इन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कॉस्ट्स आर एक्यूमुलेटेड बाय एक्टिविटी, एक्टिविटी का जब कॉस्ट को हम लोग एक्यूमुलेट यानी टोटल करते हैं यूजिंग कॉस्ट ड्राइवर, कॉस्ट ऑब्जेक्ट, कॉस्ट पूल, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। कॉस्ट ड्राइवर, कॉस्ट ड्राइवर, ड्राइवर्स, सोच के कॉस्ट पुल, हाँ कॉस्ट पूल होगा। यहाँ पर बोला है कि हम लोग टोटल जो करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्ट पूल, ठीक है, कॉस्ट पूल। अच्छा अब देखो बोला है एक कॉस्ट ड्राइवर, एक कॉस्ट ड्राइवर is a force behind the overhead cost, is an allocation base, is a transport transaction that is significant
डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट, ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ द एबव भी होना चाहिए। देखो कॉस्ट ड्राइवर तो एक फोर्स है, ठीक है, या फैक्टर है। ओवरहेड कॉस्ट के पीछे का जो रीजन है वो तो कॉस्ट ड्राइवर ही होता है। इसको हम लोग क्या करते हैं, एलोकेशन बेस के हिसाब से तो इसे यूज करते हैं। अभी जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया कि मेटेरियल का वेटेज फॉर लिफ्टिंग के लिए उन्होंने बताया, तो जैसा बताया हम लोगों ने वैसा यूज किया। और ये एक ऐसा ट्रांजैक्शन है दैट इज ए सिग्निफिकेंट डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट, इसी से हम लोग अपने कॉस्ट को डिटरमाइन करते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। फिर फोर्थ नंबर देखो, यहाँ पर बोला है कि ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, ये एक्टिविटी, ये कॉस्ट ड्राइवर है। बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट मैच, इसमें से कौन सा सही नहीं है मैचिंग, मतलब 3 सही है, एक कोई होगा जो सही नहीं है, वो बताना। बी इंस्पेक्शन मशीन आवर्स। डी सही, इंस्पेक्शन और मशीन आवर्स, क्योंकि प्रोडक्ट शेड्यूलिंग तो नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन, शेड्यूलिंग का मतलब होता है कि जैसे इतने सारे प्रोडक्ट अभी होगा, इतना सारा उसके बाद होगा, इतना सारा, जैसे क्लास का शेड्यूल होता है वैसे, ठीक है। और नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन, ठीक है, जितना सारा प्रोडक्शन। डिस्पैच तो ये तो दिया हुआ ही है, नंबर ऑफ डिस्पैच ऑर्डर। गुड्स रिसीविंग ये दे ही दिया है, गुड्स रिसीव्ड ऑर्डर। लेकिन इंस्पेक्शन, नंबर ऑफ इंस्पेक्शन हो सकता है, इंस्पेक्शन के साथ मशीन आवर का कोई लेना देना नहीं। इंस्पेक्शन नॉर्मली जो है मटेरियल परचेस पे भी हो सकता है, इंस्पेक्शन गुड्स पे भी हो सकता है, लेकिन मशीन आवर्स के साथ तो इंस्पेक्शन का, क्योंकि इंस्पेक्शन तो ह्यूमन बीइंग करेगा नॉर्मली, ठीक है, और वो भी मशीन आवर्स के साथ इसका कोई लेना देना नहीं। अच्छा, फिर फिफ्थ नंबर देखो, यहाँ पर क्या बोला है, ट्रांजैक्शन अंडरटेकन बाय सपोर्ट डिपार्टमेंट। सपोर्ट डिपार्टमेंट का मतलब जो हम लोग बोलते हैं सर्विस डिपार्टमेंट, ठीक है। Support department personnel are the appropriate cost driver, find the one which is not appropriate। अच्छा क्या बोला है, transaction undertake by support department personnel are the appropriate cost driver। इसमें बोल रहा है कि कौन सा appropriate cost driver नहीं है for support department, A, B, C, D। तो देखते क्या लिखा है, the number of purchase, supplies and customers order drives the cost associated with the new material inventory, WIP and finished goods inventory। The number of production run undertaken drives production scheduling, inspection and material handling। The quality of raw material issued drives the cost of receiving department cost। The number of packing orders drives the packing cost। कौन सा सही नहीं लग रहा है, हाँ सी वाला सही नहीं है। देखो बाकी सब सही है। देखो यहाँ पर पैकिंग ऑर्डर जो है वो कौन से कॉस्ट के कॉस्ट ड्राइव करेगा, पैकिंग कॉस्ट, तो ये तो मेरा सही दिख रहा है। मुझे बोला है कौन सा सही नहीं है। अच्छा अब बी वाला एक बार देखो, बी वाले में क्या बोला है, बोला है कि नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन, ठीक है, तो वो प्रोडक्शन शेड्यूलिंग के ऊपर, इंस्पेक्शन के ऊपर, मटेरियल हैंडलिंग के ऊपर खर्चा डिपेंड करेगा। नंबर ऑफ परचेज, सप्लाईज एंड कस्टमर ऑर्डर, इसका कॉस्ट जो है, हाँ परचेज हो गया, न्यू मटेरियल जो हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, हाँ, और सप्लाईज कर रहे हैं, कितना WIP है, कितना फिनिश गुड्स है हमारा, कस्टमर का ऑर्डर जो है वो तो फिनिश गुड्स उनको देंगे ना, तो ये भी सही है। तो फिर हम लोग का गलत कौन सा है, सी, क्योंकि देखो इसमें क्या लिखा हुआ, क्वालिटी को किसके साथ जोड़ दिया है, डिपार्टमेंट कॉस्ट में जो मेटेरियल रिसीव हो रहा है उसके साथ जोड़ा है। नहीं, क्वालिटी के लिए क्या होना चाहिए, क्वालिटी के लिए हम लोग बोल सकते हैं कि क्वालिटी इंस्पेक्शन ऐसा होना चाहिए, ठीक है। क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल इशूड, कि हम लोग जो रॉ मटेरियल दे रहे हैं उसका कॉस्ट किसके ऊपर डिपेंड करेगा, मटेरियल के, मतलब यहाँ पर क्या होगा, क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल इशूड ड्राइव्स द कॉस्ट ऑफ रिसीविंग डिपार्टमेंट, किसके कॉस्ट को कम या ज्यादा करेगा, तो वो इंस्पेक्शन का ही होना चाहिए ना, क्वालिटी वगैरह तो इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट इंस्पेक्ट करे, ठीक है। तो इसमें हम लोग का नॉट एप्रोप्रिएट सी वाला है, ठीक है। अच्छा अब 6 नंबर देखो, स्टेप्स इन एबीसी। एबीसी कॉस्टिंग में कौन कौन सा स्टेप्स इंक्लूड होगा, क्या तीनों, यानी कि ऑल ऑफ द अबव, या फिर कोई एक होगा, देखो कौन सा, ऑल ऑफ द अबव होगा। ये हम लोगों ने स्टेप्स लिखा भी था। सबसे पहले हम लोग एक्टिविटीज को फाइंड आउट करते हैं और उसके अगेंस्ट का कॉस्ट कितना हुआ, फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ड्राइवर ऑफ ईच एक्टिविटी, और उसके बाद उसका कैलकुलेशन करते हैं कॉस्ट पर कॉस्ट एक्टिविटी, वही बोला है एलोकेशन रेट पर एक्टिविटी। फिर बोला एलोकेशन ऑफ ओवरहेड कॉस्ट टू प्रोडक्ट और सर्विस बेस्ड ऑन द एक्टिविटी इन्वॉल्व। फिर उसके बाद जो खर्चा निकल के आता है पर, जैसे फॉर्क लिफ्टिंग का निकल गया, फिर हम लोग वो सारे प्रोडक्ट में उसको क्या कर दिए, चार्ज कर दिए, तो ऑल ऑफ द होगा। ये सारे स्टेप्स से तो हम लोग फॉलो करते हैं, जिसमें से हमें कॉस्ट पुल नॉर्मली दे देता है, कॉस्ट ड्राइवर भी बता देता है, सिर्फ हम लोग को कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर निकालना पड़ता है। अब बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ एबीसी, मतलब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का बेनिफिट, हाँ बोलो, बी
नहीं है, डी, ओ डी बोले, ठीक है, डी सही होगा, ठीक है। प्राइम कॉस्ट को रिडक्शन करने का इसका कोई भी चांसेस नहीं है, क्योंकि ये तो प्राइम कॉस्ट से रिलेट करता ही नहीं, ये तो ओवरहेड है। और ये बल्कि एक्यूरेट कॉस्ट एलोकेशन देगा, इंप्रूव डिसीजन मेकिंग में देगा, बेटर कंट्रोल ऑन एक्टिविटी एंड कॉस्ट होगा, तो 7th का डी होगा, सही है। अच्छा, अब 8th नंबर का बोला है, द स्टेप्स इन्वॉल्व फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ एबीसी। इंस्टॉलेशन ऑफ एबीसी का मतलब है कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में एबीसी कॉस्टिंग मेथड को एडॉप्ट करना चाहता है, ठीक है, तो कंपनी इंक्लूड द फॉलोइंग, कंपनी सारे चीजों को इंक्लूड करेगी एक्सेप्ट कोई एक पॉइंट होगा। बोरोइंग फंड मतलब उधार करेगी पैसे का, फिजिबिलिटी स्टडी करेगी, बिल्डिंग अप नेसेसरी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रेनिंग ऑफ लाइन एम्प्लॉइज, स्ट्रेटेजी एंड वैल्यू चेन एनालिसिस। तो इसके बारे में मैंने बताया कुछ नहीं है, लेकिन तुम लोग अपना मतलब नॉर्मल सेंस लगा के बोलो कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं करेगी कंपनी। फिजिबिलिटी स्टडी का मतलब होता है कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में ये लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। एक्चुअली एबीसी कॉस्टिंग उन्हीं को लगाना चाहिए जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन है। छोटे ऑर्गेनाइजेशन अगर हर एक खर्चे को इस तरीके से डिवाइड करेगा, पहला बात है इसके लिए काफी ज्यादा नॉलेज और अलग एक सेक्टर, अलग एम्प्लॉइज होना चाहिए जो कि हमारा एक्टिविटी जो है उसको आइडेंटिफाई करे, उसके अगेंस्ट में प्रॉपर कॉस्ट ड्राइवर आइडेंटिफाई करे। ये पूरा प्रोसेस करने का अलग खर्चा होता है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का। तो हमेशा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन करता है, छोटा छोटा ऑर्गेनाइजेशन कभी नहीं करता। बोरिंग फंड क्यों, बोरो क्यों करेगा? अगर कोई सिस्टम हमें अप्लाई करना है तो अगर हम लोग पहले बोरो करेंगे तो वो तो हमारे लिए वैसे ही खर्चीला है, ठीक है, तो फिर अगर हमारे लिए केपेबल है तो ही हमें करना चाहिए। फिजिबिलिटी स्टडी तो करना ही है कि मुझे लगाना है नहीं लगाना है, और मुझे आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिल्डअप करना चाहिए, ठीक है, एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग देना पड़ेगा, स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा, ठीक है। अगर मेरा वैसा स्ट्रेटेजी है तो ही मुझे ये अप्लाई करना चाहिए, तो बोरिंग फंड वाला हमारा नहीं। अच्छा, अब इसमें बोला है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। दो स्टेटमेंट दिया है, एक ट्रू दूसरा फॉल्स, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स। Activity based management involves activity analysis and performance measurement. Activity based costing serve as major source of information in ABM का मतलब वही है, activity based management। दोनों ही ट्रू, ठीक है, दोनों बातें तो सही बोल रहे हैं, ठीक है, इसमें तो कुछ खराब नहीं बोला है। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, क्योंकि एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट जो है वो एक्टिविटी एनालिसिस करने का ही तो वो उनका काम ही वही है, इसीलिए वो मैनेजमेंट बनाया गया, और परफॉर्मेंस मेजर करेगा। और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जो है वो एबीएम मतलब मैनेजमेंट को जो है इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करेगा। अच्छा, फिर उसके बाद हाँ, ये हम लोग का सही है, 9th का बी। फिर 10th नंबर, द की एलिमेंट ऑफ एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग आर। की एलिमेंट क्या है? टाइप ऑफ एक्टिविटी टू बी परफॉर्म, क्वांटिटी ऑफ एक्टिविटी टू बी परफॉर्म, कॉस्ट ऑफ एक्टिविटी टू बी परफॉर्म, ऑल ऑफ दैट। देखो बोला है की एलिमेंट्स का मतलब एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग, मतलब अगर हम लोग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग अप्रोच यूज करें और उसके बाद उसके बेसिस पे हमारा बजट बना रहे, जैसे ये सब तो बजट ही तो बना था, अभी जो क्वेश्चन किया कि इनको इतना इतना प्रोडक्शन करना है, तो ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए ना, क्योंकि वो की एलिमेंट क्या है कि कैसा एक्टिविटी, हमें पहले एक्टिविटी चूज करना पड़ेगा, क्वांटिटी भी देखना पड़ेगा उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने का, फिर उसके बाद कॉस्ट उसका, तभी तो कॉस्ट पुल निकले, तभी तो कॉस्ट पुल निकलेगा। फिर उसके बाद एप्रोप्रिएट क्या लगाएंगे, कॉस्ट ड्राइवर। तो ये तो कॉस्ट पूल का सारा प्रोसेस बोल रखा है। देखो टाइप्स ऑफ एक्टिविटी, पहले तो एक्टिविटी ढूंढो कौन सा है, फिर उसका क्वांटिटी ढूंढो, क्वांटिटी ढूंढोगे फिर उस पर रेट लगाओगे तब जाके क्या मिलेगा, कॉस्ट, फिर टोटल करोगे तो क्या मिलेगा, कॉस्ट पूल। तो वही बोला है, तो ऑल ऑफ द क्या होना चाहिए, ठीक है। तो 10th का आंसर हम लोग का डी, ठीक है। फिर यहाँ तक हम लोग का कंप्लीट हो गया। आज और नया कुछ नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्लास में नहीं करेंगे, टाइम नहीं है नया को स्टार्ट करने जितना टाइम नहीं है, ठीक है।